गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर के। आज की ये जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए। मैं आज आप सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, जिसके अंदर नंबर 1 है कि मैम हमने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है बट हम अपना आंसर नहीं लिख पाते हैं। नंबर 2, मैम आप एक बात बताइए, क्या हमें चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना जरूरी है? नंबर 3, क्या जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स हम समरी जानते हैं तो हम लिख पाएंगे क्या? नंबर 4, आप लोग बहुत सी बार ऐसी चीजें फेस करते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आते ही नहीं है ना? ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं एंड दिस इज क्लास 9th। आपको ये वाले मिस्टेक्स होना मतलब बिल्कुल जायज है, क्योंकि 8th क्लास तक क्या चल रहा था, बहुत ही लवी डवी लाइफ चल रही थी। टीचर्स क्वेश्चंस बता देते थे, आप उन क्वेश्चंस को याद कर लेते थे, बहुत सिंपल जिंदगी चल रही थी। बट जैसे ही आप 9th में आए तो जिंदगी एकदम से मतलब कि ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से पलट गई, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके का सिलेबस आपका हो गया, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, अलग लेवल का प्रेशर जो है, स्ट्रेस जो है बच्चों के ऊपर आ गया। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से हैं, सैंपल पेपर्स से हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन को हम समझेंगे कि हमें टीचर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम जब तैयारी भी करेंगे ना अब, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से हैं जो हमने अभी तक चैनल पर पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको लेकर आई हूं ताकि आप उनके स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लें, ताकि आप उनको कॉपीज में जरूर लिख लें। ठीक है, तो मैं चाहती हूं एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी और क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि मैम हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज हमसे आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो वो वाले डाउट्स भी आप रेगुलरली डालते रहिए कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उन्हें देखती रहूं और उनके आंसर्स कर सकूं। यस मैम, हमने भी कंप्लीट नहीं किया है, हमने जितना कंप्लीट किया है हम उतने को ही करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। केवल शायद लास्ट के कुछ एक दो चैप्टर्स हमारे बचे दोनों बुक्स से। ठीक है, तो इतना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम उन क्वेश्चंस को तो जरूर देख ही लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं देखेंगे, उन क्वेश्चंस को आप लिख जरूर लेना, मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर से या सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठा रही थी तो मैंने सारे ही क्वेश्चन उठा लिए, छोड़े नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में वो रह जाएं, किसी भी तरीके से स्किप हो जाए। एक भी क्वेश्चन ऐसे स्किप नहीं होना चाहिए, और क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर हम बहुत बुरा फील करेंगे। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। बिहाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहाइव भी नहीं, दोनों बुक्स, बिहाइव एंड मोमेंट्स भी यहां पर लिख लीजिए। बिहाइव भी लिख लीजिए, मोमेंट्स भी लिख लीजिए, और दोनों ही किताबों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास के अंदर होने वाले हैं। पहले मैंने यही डिसाइड किया था, कि केवल बिहाइव के बता देती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चा अगर एक बार वीडियो पर आ गया है और अब उसने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो अब मैं सारे ही बता देती हूँ। सेपरेट भी हम बता देंगे आपको कि ये बिहाइव के हैं और क्वेश्चंस ऐड करके, या ये मोमेंट्स के हैं और क्वेश्चंस ऐड करके, बट आज की क्लास में आपको दोनों का ही मिल जाएगा। ठीक है ना मैम? लॉन्ग आंसर कैसे लिखे बताएंगे, आज बात अभी शॉर्ट आंसर की करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। How do you think Evelyn's hard work and outreach programs affect deaf children's views on what they can achieve? देखो, ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, द साउंड ऑफ म्यूजिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, और इसमें भी एवलिन वाला पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखा गया है, हमेशा देखा गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला चैप्टर हो गया आपका, ये वाला नेल्सन मंडेला कह रही हूं, सॉरी, द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर जो है, ये आपका वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द रोड नॉट टेकन आपकी जो पोएम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, अक्सर वहां से जो है क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो और भी चैप्टर्स है, धीरे धीरे करके आप लोगों को बताऊंगी मैं। जैसे अब्दुल कलाम जी वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, रीच फॉर टॉप आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हमेशा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो लिखते जाओ, ये जो जो चीजें मुझे याद आती जा रही है मैं बोलती जा रही हूं, आप लिखते जाइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन पूछा है ये शॉर्ट आंसर टाइप,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाउ डू यू थिंक एवलिन्स हार्ड वर्क एंड आउटरीच प्रोग्राम्स अफेक्ट डेफ चिल्ड्रंस व्यूज ऑन व्हाट दे कैन अचीव? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर ये लग रहा है कि यार मैंने अगर एवलिन चैप्टर का समरी पढ़ा है तो मैं इसका आंसर लिख पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि उस चैप्टर से आपने क्या सीखा, जो उसके कैरेक्टर्स थे उनका क्या वैल्यू है, या उनका जो भी कैरेक्टर था उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरीके की वो पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को आपसे रिलेट करके या आपको बोलेंगे कि भाई आपने उस पर्सनालिटी से क्या सीखा, आपको क्या लगता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने ये बोला है कि मुझे पानी पीना है और आप मुझे बार बार चिप्स खिला रहे हो, मैं बोल रही हूं मुझे पानी पीना है और आप मुझे कुरकुरे दे रहे हो, मैंने बोला मुझे पानी पीना है और आप मुझे केक खिला रहे हो, अरे भाई मुझे पानी पीना है और आप मुझे बढ़िया दावत खिला रहे हो, कब तक मैं पानी मांगती रहूंगी जब तक तुम मुझे पानी नहीं दोगे। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन ने जो पूछा है वो ही आंसर देना है। अगर और चीजें इधर उधर की लिखते रहोगे तब तक तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो कह रहे हाउ डू यू थिंक, आपको कैसे लगता है कि एवलिन का जो हार्डवर्क है एंड आउटरीच प्रोग्राम्स हैं वो अफेक्ट करते हैं डेफ चिल्ड्रंस व्यूज ऑन व्हाट दे कैन अचीव? अब डेफ बच्चे पहले क्या सोचते थे, है ना, डेफ बच्चे पहले क्या सोचते थे, भाई उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते वो ये सब, लेकिन जब उन्होंने एवलिन को देखा ये सब करते हुए तब उन्हें ये रियलाइज हुआ और उससे वो इंस्पायर हुए कि नहीं भाई हम भी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे एवलिन ने करा, हार नहीं मानी। बस वही चीजें हमें लिखनी है। अब आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। एवलिन्स डेडिकेशन एंड सक्सेस इन म्यूजिक प्रूव दैट डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। अब यहीं से एक और मस्त सी चीज बताऊंगी, ध्यान देना। एवलिन्स डेडिकेशन एंड सक्सेस इन म्यूजिक, एवलिन का डेडिकेशन और म्यूजिक में सक्सेस प्रूव दैट डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। वो ये प्रूव करता है कि डिसेबिलिटी एक लिमिटेशन नहीं है। हर आउटरीच प्रोग्राम्स मोटिवेट डेफ चिल्ड्रन टू बिलीव इन देमसेल्व्स। उनका ये जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं ये मोटिवेट करते हैं डेफ बच्चों को टू बिलीव इन देमसेल्व, कि भाई वो अपने अंदर यकीन करें। हम कब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक हमें खुद पर विश्वास ही नहीं है, right? So they learn that with practice and passion, they too can achieve big dreams, just like Evelyn did. क्या इसमें कोई स्टोरी पूछी थी जो तुमने लिखी नहीं पड़ी? नहीं। चैप्टर से तुमने क्या सीखा, क्या समझा, उन बच्चों का एक्सपीरियंस बताया, तो तुमने इसके अंदर आंसर लिखा। अब बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट एक दिक्कत आती है। बच्चे ये बोलते हैं मैम मैंने पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है, पर जब मैं आंसर लिखने बैठता हूं तो मैं एक भी आंसर ढंग से नहीं लिख पाता। यहां पर कमी है रीडिंग की। आपको डेली 10 मिनट्स का रीडिंग करना ही करना है। जो बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, अक्सर उन्हें आंसर फॉर्मेशन में कभी दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उनका वोकैब अच्छा होता है, उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आता है, राइट? अब आपको क्या करना है, अब ये एक दिन का काम नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज तुमने शुरू किया और आज ही ऐसा हो जाएगा, नहीं। अगर आप भी एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपने पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है लेकिन आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक कमी है कि आप रीड नहीं करते हैं। ये कमी आपको पूरी करनी पड़ेगी। रोजाना 10 मिनट कुछ भी अच्छा पढ़ लो, और ज्यादा बेटर है कि आप लोग अपने चैप्टर्स के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लीजिए। अब आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उतना ही अच्छा आंसर लिख पाए। हर एक चैप्टर में से कुछ वोकैबुलरी जरूर निकाल लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट 10 to 15 वर्ड्स अपने प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको एक जगह लिख लीजिए। इनफैक्ट मैं आप सबके लिए एक सीरीज भी लेकर आने वाली हूं जिसके अंदर मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूं। मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, की वर्ड्स, की फ्रेजेस एक साथ 5 मिनट के वीडियो में आपको दे दूंगी। वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको याद कर लेना, ठीक है? अब जब आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो उस अच्छे आंसर के अंदर उस चैप्टर के कीवर्ड्स और की फ्रेजेस होने चाहिए। नंबर 1, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। नंबर 2, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे। एनसीईआरटी केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? हाँ, तो क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रांग करने ही पड़ेंगे ना। फिर अभी तक तो बिल्कुल हलवा चल रहा था,
है ना, कि दांत नहीं है तो भी हलवा तो इजीली खाया जा सकता है। बट अब जब से सीबीएसई ने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, बच्चों को थोड़ा सा अब दांत है नहीं मुंह में और खाना हलवे जैसा नहीं है, थोड़ा सख्त है, तो चबाने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े से नकली दांत लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब यहां पर तुम्हें थोड़ा सा अपना क्वेश्चन का जो टाइप है, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बदलना पड़ेगा। बच्चे अक्सर इजी क्वेश्चंस करते रहते हैं, बट ये ध्यान नहीं देते कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। मुझे जो एग्जाम में पूछ रहा है मैं वो पढ़ू ना, वो क्यों पढ़ू जो मुझे ऑलरेडी आता है, राइट? हाँ, तो मुझे मेरे पास बहुत सारे आज चीजें हैं, बिकॉज मैंने काफी सारे डाउट्स बच्चों के देखे और मुझे रियलाइज हुआ दैट दिस इज द टाइम जब मुझे बच्चों को सच में बोलना चाहिए, भाई ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में और ऐसे आंसर लिखना होता है, समरी नहीं चिपकानी होती है। वर्ड्स उठाओ अपने चैप्टर में से, उनको यूज करो और लिखो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज संतोष डिटर्मिनेशन टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स रिफ्लेक्ट हर व्यूज ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स? सी व्हाट, क्या क्या क्वेश्चन पूछा? क्या उसने पूछा कि वो कौन से कॉलेज में गई थी? क्या उन्होंने पूछा कि उसने वो कहां ज्वाइन किया था? क्या उसने कुछ भी पूछा जो चैप्टर के अंदर डिटेल दिया हुआ है? नहीं ना, कुछ नहीं पूछा। उसने बोला कि संतोष का जो डिटर्मिनेशन था टू लिव लाइफ, कि वो अपनी टर्म्स पे जिंदगी जीती थी, रिफ्लेक्ट हर व्यूज ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स। ये दिखाता है कि उसका क्या व्यू था ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स पे, जो चीजें चलती आ रही है कि लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, लड़कियां ऐसे स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती, उस पर उनका क्या व्यू था, पहली चीज। एंड व्हाट एक्शंस डज शी टेक टू चेंज दोज नॉर्म्स? अब यहां पे हमें चैप्टर से चीजें डालनी है, यहां पे हमें क्या करना है, एंड व्हाट एक्शंस डज शी टेक, क्या एक्शन उसने लिए। तो अब हम चैप्टर से रेफरेंस देंगे कि भैया उसने शॉर्ट्स पहने, ठीक है, उसने बोला कि मेरी 16 साल में शादी नहीं होगी, मैं तो और एजुकेशन प्राप्त करूंगी, और एजुकेशन लूंगी, मानी नहीं, वो भाग गई घर से, बोले मत दो मेरे स्कूल की फीस, मैं ये करूंगी। नाउ देन साइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स ना, तब सारे वो एग्जाम्पल्स डालो जो तुमने चैप्टर में डिटेल पढ़ी है, वो डिटेल अब काम आएगी। आया समझ में बच्चा मेरा? हाँ चलो, तो देखो क्या है, संतोष वॉज नॉट रेडी टू फॉलो ओल्ड ट्रेडिशंस ब्लाइंडली। संतोष बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पुराने ट्रेडिशंस को आंख बंद करके फॉलो करने के लिए। शी सेड नो टू अर्ली मैरिज एंड चोज टू स्टडी फर्दर। उसने अर्ली मैरिज के लिए मना किया, मेरी 16 साल में शादी नहीं होगी, चाहे पूरे गांव की होती हो, आई डोंट केयर, राइट? शी वोर शॉर्ट्स इन अ कंजर्वेटिव विलेज एंड फॉलोड हर ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। क्या आप अभी भी इमेजिन कर सकते हो गांव में जाके शॉर्ट्स पहनना? अभी भी? उस टाइम की बात तो आप छोड़ ही दो जब संतोष ने ये काम किया। क्या इस टाइम में यह काम किया जा सकता है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हर एक्शंस क्लियरली शोड दैट शी बिलीव्ड इन चूजिंग हर ओन पैथ, है ना? तो हमने पहले वाले का क्या जवाब दिया? और दो सवाल है यहां पर, अगेन बोल रही हूं, क्वेश्चंस हैं दो क्वेश्चंस कैसे हैं? पहला है ये कि हाउ डज संतोष का डिटर्मिनेशन अपनी टर्म्स पे जिंदगी जीने का क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स पे? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वो उन बातों को नहीं मानती थी। अब क्योंकि मेरा सवाल 2 ही नंबर का है, तो मुझे वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी है, मुझे विद इन 40 to 50 वर्ड्स अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो मुझे वो क्रिस्प इंफॉर्मेशन देनी है जो सामने वाली टीचर जब पढ़े तो उन्हें हो पता कि हाँ बच्चे को पता है और इसने ओवरडू नहीं किया है चीजों को। मुझे मेकअप करना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारा ही मेकअप अपने मुंह पे पोत लूंगी। अगर मुझे पता है कि इतनी लिपस्टिक लगानी होती है तो मैं इतनी लगाऊंगी। अब इसका मतलब थोड़ी है कि मुझे तो मेकअप करना है तो मेरे पास तो पूरी बॉटल भर के फाउंडेशन है तो ऐसा करती हूँ पूरी बॉटल भर के फाउंडेशन लगा लेती हूँ। नहीं ना, जितने की मुझको जरूरत होगी उतना ही तो अपने मुंह पे लगाऊंगी। तो क्वेश्चन में जितने वर्ड्स में पूछा है उतने में ही तो आंसर करोगे बेटा। हाँ या ना बोलो, यस और नो। आ गई बात समझ में? क्या समझा रही हूं मैं? आ गई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हमने पहली लाइन में बता दिया था कि भाई देखो संतोष जो थी वो रेडी नहीं थी ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए आंख बंद करके, और इसीलिए उसने फिर हमने एग्जांपल्स दिए उसके एक्शंस को, क्या एक्शन उसने लिया। वेरी नाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज, आज तुम्हारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि मुझसे शॉर्ट आंसर टाइप का भी अच्छा लेवल पूछा जाएगा एग्जाम में। सो आप अगर अभी भी किसी वहम में हो तो अपना वहम तोड़ दो,
ठीक है, उस पर्दे के पीछे से निकल आओ जहां से दुनिया साफ दिखे, क्योंकि अभी तक तो आप एक आंचल में बंधे हुए थे 8th क्लास तक. नाउ इट्स टाइम टू फेस द रियल वर्ल्ड. ठीक है, सो बी रेडी. जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिस दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली. उसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इजी लगेगा सब. हाउ डज द स्पीकर्स मैसेज अबाउट हेट एंड कॉन्फ्लिक्ट मेक अस थिंक अबाउट आवर ओन एक्शंस इन रिलेशनशिप्स विद अदर्स? एक्सप्लेन. कि कैसे जो स्पीकर का मैसेज है हेट को लेकर एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, मेक अस थिंक, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है अबाउट आवर ओन एक्शंस इन रिलेशनशिप्स विद अदर्स. हमारे एक्शंस को लेके दूसरों के साथ जो हमारी रिलेशनशिप्स होती है उसको. देखो, द पोएम रिमाइंड्स अस दैट ऑल पीपल आर सेम नो मैटर वेयर दे लिव. तो पोएम हमें ये याद दिला रही है कि भाई देखो, हम सब एक है, ठीक है, एंड ऑल पीपल आर द सेम, हम सब सेम है, नो मैटर वेयर दे लिव, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां रहते हैं. हेटिंग अदर्स और फाइटिंग ओनली ब्रिंग्स पेन. अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो उससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोगों को ही दर्द होगा. राइट? इट मेक्स अस थिंक इफ वी ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस और नॉट. और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम दूसरे लोगों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करते भी है या नहीं. द मैसेज इज सिंपल, वी शुड रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. मैसेज जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज कलाम्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II एंड हिज फ्रेंडशिप्स शो द थीम्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड टुगेदरनेस डिस्पाइट डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड? क्वेश्चन देखो, 2 नंबर के सवाल में पूछे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, ये वो वाले सवाल है. ठीक है, यस. तो कह रहे हैं हाउ डज कलाम्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II. अब्दुल कलाम जी का जो एक्सपीरियंस था वर्ल्ड वॉर II के दौरान एंड हिज फ्रेंडशिप्स, और उनकी जो दोस्तियां थी, दिखाती हैं द थीम ऑफ स्ट्रेंथ एंड टुगेदरनेस. स्ट्रेंथ और टुगेदरनेस की थीम. अब किस पे सवाल दे दिया? 3 नंबर का सवाल है, मान लो. किस चीज के ऊपर पूछ लिया 3 नंबर का सवाल? चैप्टर की थीम के ऊपर ही पूछ लिया है ना. डिस्पाइट डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड. बेशक बैकग्राउंड में डिफरेंसेस है, तो पूछा जा रहा है कि कैसे कलाम का एक्सपीरियंस वर्ल्ड वॉर के दौरान और उनकी दोस्ती जो थी वो कैसे शो करते हैं स्ट्रेंथ और टुगेदरनेस. ठीक है, बेशक बैकग्राउंड कैसा भी था. हाँ या ना? आई नो नहीं पढ़ा है, जो चीज नहीं पढ़ी है आप उसके क्वेश्चंस एक बार लिख लीजिएगा जरूर. ठीक है, चलिए, हमने पढ़ा दिया है कलाम वाला चैप्टर, तो हम पढ़ चुके हैं. Even during tough times like World War II, Kalam's story shows how people of different religions lived together in peace. अभी even during tough times के दौरान, टफ टाइम्स होने के बावजूद या उस दौरान, लाइक वर्ल्ड वॉर II, जैसे कि वर्ल्ड वॉर II, कलाम्स स्टोरी शोज हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कि कलाम की कहानी हमें दर्शाती है कि कैसे अलग अलग रिलीजन के भी जो लोग हैं लिव्ड टुगेदर इन पीस, वो एक साथ पीस में रह सकते हैं, एक साथ यूनिटी में रह सकते हैं. His strong friendship with Ramnath Shastri and support from his teachers prove that real strength comes from unity and respect for all. उनकी strong friendship उनके शास्त्री दोस्त के साथ एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज टीचर्स, और उनके टीचर्स के साथ उनका सपोर्ट प्रूव करता है दैट रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल. जो रियल स्ट्रेंथ है वो कहां से आती है? यूनिटी से, एक साथ आती है. अगर हम सब एक साथ हैं तो हम शक्तिशाली हैं, हम ताकतवर हैं. ठीक, आप लोग जानते भी हैं वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी थे? जानते भी हैं आप लोग, जो आप अनशन क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके बारे में? हाँ बेटे, सिलेबस खत्म ऑलमोस्ट करा दिया है. राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज वगैरह, ग्रामर पोर्शन सब करवा दिया है. चैप्टर्स भी सारे करवा दिए. केवल लास्ट के 2 बिहाइव के बचे हुए हैं, 2 मोमेंट्स के बचे हुए हैं और 1-2 पोम बची हुई है. दैट्स इट. तो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स दोनों बुक्स के बचे हुए हैं, जो हो जाएंगे इवेंचुअली, मैं करवा दूंगी. ठीक है, हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, सेम विद 10th के अंदर भी लास्ट के 2 चैप्टर्स ही बचे. ठीक,
बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. What do you think the poet means by saying no motion has she now, no force, and how does this relate to his understanding of mortality? ये अगेन चैप्टर है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. पोएम है जो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का, एंड ये रहा उसका आंसर. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. जस्ट अ मिनट. बोलो बोलो, यहां तक का कोई दिक्कत? एक सेकेंड. कहाँ गया भाई? एक मिनट बेटा, एक सेकेंड बस. ठीक है. यार वो मैं देख रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ बनाया था, ठीक है, वो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करना था, एक पीडीएफ था, ठीक है. यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. हैप्पी प्रिंस हमने चैप्टर पढ़ा है. हैप्पी प्रिंस अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था. आप सभी बच्चों को याद होगा, तो नहीं याद है जाके चैप्टर देख लो. हाउ डज द हैप्पी प्रिंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो चेंज आफ्टर हिज डेथ, एंड मेंशन द फर्स्ट एक्शन दैट ही टेक्स टू एड्रेस द सफरिंग ही सीज इन हिज सिटी. क्या कहता है क्वेश्चन कहता है हाउ डज द हैप्पी प्रिंसेस अंडरस्टैंडिंग, कैसे हैप्पी प्रिंस की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, कि क्या खुशी है और क्या गम है बदल जाती है उसकी डेथ के बाद, एंड मेंशन द फर्स्ट एक्शन दैट ही टेक्स, और हमें वो पहला एक्शन बताना है जो वो लेता है जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, राइट, टू एड्रेस द सफरिंग ही सीज इन द सिटी. पहले क्या था, महल में रहता था जब तक जिंदा था, तो वहां पर कभी भी दुख ने एंट्री नहीं मारी पैलेस के अंदर, तो उसे पता ही नहीं था दुख क्या होता है, इसीलिए उसका नाम भी सबने हैप्पी प्रिंस रख दिया था. बट जब वो मरा और उसका स्टैचू बनवाया गया, इतनी ऊपर लगा दिया गया सिटी में, तो वहां से उसने जब अपना सिटी देखा, एट दैट टाइम उसको रियलाइज हुआ कि असली खुशी और असली गम जो है वो क्या है, राइट. मैम अभी 4 चैप्टर ही हुए हैं. किसके 4 चैप्टर हुए हैं? यहां पे मैं बहुत सारे चैप्टर्स करवा चुकी मेरे बेटे. When the happy prince was alive, जब हैप्पी प्रिंस जिंदा थे, he lived in a palace and never saw sorrow. तो हमने बताया कि भाई जब हैप्पी प्रिंस जिंदा थे तो वो एक ऐसे पैलेस में रहते थे जहां उन्होंने कभी भी दुख नहीं देखा. बट आफ्टर डेथ फ्रॉम हिज स्टैच्यू ही सॉ पीपल्स पेन. लेकिन मृत्यु के बाद फ्रॉम हिज स्टैच्यू, उसके स्टैच्यू से, ही सॉ पीपल्स पेन, उसने लोगों का दर्द देखा. ही फेल्ट रियल हैप्पीनेस इज हेल्पिंग देम, और उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई असली खुशी किसमें है, लोगों की खुशी में है ना, उनकी मदद करने की खुशी में है. हिज फर्स्ट एक्ट वॉज सेंडिंग हिज रूबी टू अ पुअर वुमन हु हैड अ सिक चाइल्ड. पहला एक्ट क्या था, उसने पहला क्या कदम उठाया था कि उसने अपना तलवार का रूबी निकालकर उस बूढ़ी महिला तक पहुंचाया था जो स्टिच कर रही थी, और उसके हाथ पूरे लाल थे और बच्चा बीमार था जिसे फीवर था. यस और नो, हाँ या ना बोलो, बताइए. What? It just like ma'am going on vacation soon like other teachers. I'm not going on any vacation. क्यों, मैंने क्या बोला भाई? वेरी नाइस आश्रय वर्मा, बहुत अच्छे बच्चा मेरे. मंडे को पेपर है. कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सारे चैप्टर करा चुकी मैं ऑलमोस्ट. जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वो तो कर ही चुके हो तुम.
ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के लिए, अरे यार बहुत ही मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है ये, आप सभी बच्चों के हाफ ईयरलीज कब से हैं? मतलब आई थिंक ज्यादातर बच्चों के सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होते हैं, बट प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के हाफ ईयरली कब से है। हम एक प्रॉपर आप लोगों के लिए सीरीज लाने वाले हैं, हाफ ईयरली सीरीज, जिसके अंदर आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा विद ऑल एजर्शन रीजनिंग वाले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, एंड पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज करवा दिया। सो वो सीरीज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाली है और आप लोगों के हाफ ईयरलीज का पूरा तख्ता पलट करने वाली है, ठीक है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज टीचर्स, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर हाफ ईयरलीज हो रहे हैं। सो वी रियली वांट टू नो कि भाई हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसका कब है, तो ताकि हम एक डे डिसाइड कर सके जब से हम ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ सके। सो प्लीज लेट अस नो, सितंबर से ही है। हाँ, मुझे लगा ही था कि सितंबर से ही शुरू होता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे भी कुछ स्कूल्स के अंदर पूछा था तो दे टोल्ड कि भैया अभी ना तो अगस्त में तो करते नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त आ जाता है, रक्षाबंधन वगैरह आ जाता है, तो काफी सारी छुट्टियां आ जाती हैं, इसलिए सितंबर में यूजुअली किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए हैं हम थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाई वाज जॉन्जी सो ईगर टू सी द लास्ट लीफ फॉल एंड हाउ डज इट रिलेट टू हर फीलिंग्स अबाउट हर हेल्थ? द लास्ट लीफ, आपने उसकी कहानी सुनी थी, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी, है ना? क्या नाम था उस मूवी का, आई डोंट नो, बट उसके गाने बहुत ही हिट हुए थे एंड बहुत ही बढ़िया मूवी आई थी। तो इट्स लाइक दैट, Why was Johnsy so eager to see the last leaf fall? अभी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी एक है। द लास्ट लीफ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी वाले चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, द रोड नॉट टेकन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज मेक श्योर ये चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हो। आज जिस जिस चैप्टर से भी यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, वो चैप्टर्स आप समझ लीजिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। रीच फॉर द टॉप से आपके लिए जरूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने वही बोला, इसीलिए मैं पढ़ा भी नहीं रही ना अभी, इसलिए मैं बोल रही हूं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमने पढ़े नहीं है, बट क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चंस निकाले तो मैंने सारे ही निकाल लिए। ऐसा नहीं था कि फिर मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा, ताकि बाद में रह ना जाए और आपको देना मिस ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अगली बार तुम लोग क्लास में कहां पे हो, यहां पे हो, अटेंड कर पाओ या नहीं कर पाओ, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आज की क्लास में आए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर भी, कि व्हाई वाज जॉन्जी सो ईगर टू सी द लास्ट लीफ फॉल? जॉन्जी जो है वो क्यों इतना ईगर था देखने के लिए द लास्ट लीफ फॉल? हाउ डज इट रिलेट टू हर फीलिंग्स अबाउट हर हेल्थ? और कैसे ये उसकी फीलिंग्स से रिलेट करता है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड? जॉन्जी थॉट दैट व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द वाइन फेल शी वुड आल्सो डाई। जॉन्जी ने सोचा कि भाई जिस दिन वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना वहां से, उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। शी हैड लॉस्ट होप बिकॉज ऑफ हर इलनेस। अपनी बीमारी की वजह से वो अपनी सारी होप जो है खो चुकी थी। द लास्ट लीफ स्टेइंग ऑन द वॉल गेव हर अ न्यू बिलीफ। और वो जो आखिरी पत्ता था ना, उसने ही उसको कहीं ना कहीं बिलीव दिया दैट शी कुड लिव, कि वो जिंदा रह सकती है। इट हेल्प्ड हर स्लोली रिकवर, और इसी वजह से वो धीरे धीरे रिकवर भी करती है। मुझे लगता है कि कोई एक इंसान को दवाइयों से ज्यादा ये अगर स्ट्रांग है ना, उसका जिसका विल पावर स्ट्रांग है ना, तो वो ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है। और यही चीज ना हमारी लाइफ में सक्सेस में भी बहुत हेल्प करती है। अगर हमने एक बार सोच लिया है, अगर हम यहां से स्ट्रांग है और हम फेलियर्स से नहीं डरते हैं, और हम बार 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 अपने गोल के लिए काम करते रहते हैं, हम हमेशा सक्सेस पाएंगे, हमेशा। अक्सर सक्सेस क्यों नहीं मिलती है? जब हम एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद हार मान लेते हैं। आपने देखा होगा अभी अभी एक यूपीएससी टॉपर बनी है, वो उनको आई थिंक 5 से 6 बार रिजेक्शन मिला, 5 से 6 बार फेलियर मिला, बट वो बन गई, राइट? आपने 12th फेल देखा होगा, कितनी बार 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 किस तरीके की हालत में भी उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। सो हम जब भी कोशिश कर रहे होते हैं ना कि मुझसे कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है और मैं बार बार उस दरवाजे पर मार रही हूं, तो मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए ना, उससे वो लूज हो गया है। वो सिर्फ चाहता है कि वो एक लास्ट बार मैं और करूं, जिससे वो दरवाजा टूट जाएगा। और वो लास्ट बार ही हम लोग नहीं कर पाते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं, दरवाजा तो मुझसे नहीं टूटा। गेटिंग माई पॉइंट? हम ये भूल जाते हैं कि इतने बार हम उस पर कर चुके हैं, ठीक है। अब नहीं हार माननी है, और उस टाइम पे जो हार नहीं मानता वो बन जाता है फिर।
राइट तो आई गेस कि आप लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना? ठीक है, करेक्ट। चलिए, हाउ डज द ऑथर फील अबाउट स्टार्टिंग हाई स्कूल एंड हाउ डज हिज ओल्ड टीचर्स हेल्प देम ड्यूरिंग हिज टाइम? कि ऑथर कैसा फील करते हैं हाई स्कूल स्टार्ट करने के बारे में, एंड हाउ डज हिज ओल्ड टीचर हेल्प देम ड्यूरिंग दिस टाइम, और कैसे उनके पुराने टीचर जो है वो उनकी हेल्प करते हैं इस समय के दौरान। द ऑथर फेल्ट लोनली एंड कंफ्यूज्ड इन द न्यू स्कूल आफ्टर हिज हाउस बर्न्ड डाउन। ऑथर को काफी ज्यादा लोनली या कंफ्यूज्ड फील होता है नए स्कूल में जब उनका जो घर है वो जल जाता है पूरी तरह। He missed his old school and friends. वो अपने पुराने स्कूल को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा नहीं है बट हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। बट हिज ओल्ड टीचर्स सपोर्टेड हिम, लेकिन उनके पुराने टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया विद लव एंड काइंडनेस, प्यार और दुलार के साथ। दैट केयर हेल्प्ड हिम स्ट्रॉन्ग एंड स्लोली एडजस्ट टू हिज न्यू लाइफ, राइट? Okay then, next question. How does Iswaran the storyteller, again one of the most important chapter, हमेशा क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, हमेशा। तो अभी तक कौन कौन से चैप्टर्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रीच फॉर द टॉप, अब्दुल कलाम जी वाला, एवलिन वाला, द साउंड ऑफ द म्यूजिक में एवलिन वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द रोड नॉट टेकन। प्लीज ध्यान रखिएगा, लिखते जाइए जिन जिन चैप्टर्स के नाम मैं बोलती जा रही हूं, ठीक है? सो हाउ डज ईश्वरन्स स्टोरी टेलिंग, ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग थी, और ये 2 से 3 बार देखा गया है क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन द स्टोरी। अब देखो थीम पे तो हमें ना 2-3 क्वेश्चंस में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक ब्रैकेट में अपने कॉपी के अंदर नोट कर लो कि भैया मुझे हर एक चैप्टर का ना मुझे थीम पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों है वो थीम उस चैप्टर का ये भी मुझे पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं रटना कि एस्केपिज्म इस चैप्टर का थीम है, एस्केपिज्म इस चैप्टर का, नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? चैप्टर का जब थीम पढ़ रहे हो, यू नीड टू नो द रीजन व्हाई एस्केपिज्म क्यों है इस चैप्टर का थीम, है ना? सो हाउ डज ईश्वरन्स स्टोरी टेलिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन द स्टोरी? इलैबोरेट, कैसे ईश्वरन का स्टोरी टेलिंग कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द थीम ऑफ एस्केपिज्म, एस्केपिज्म के थीम को इन द स्टोरी, स्टोरी में। इलैबोरेट देखो कैसे करता है। ईश्वरन्स स्टोरीज वर फुल ऑफ घोस्ट, सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग्स। ईश्वरन की जो कहानियां होती थी वो कैसे होती थी? ईश्वरन की जो कहानी होती थी पूरी भूतों वाली, सस्पेंस वाली, सरप्राइज एंडिंग्स वाली होती थी। हिज वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज मेड इवन नॉर्मल थिंग्स साउंड एक्साइटिंग। अब उसका जो तरीका था ना कहानी कहने का, उससे मतलब उसको अगर ये बोलना है ना कि भाई एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा था सड़क पे, तो वो ऐसे बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा अंधेरे में ऐसे लग रहा था कि बहुत एक खतरनाक सा राक्षस सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास गया उसे पता चला कि ये तो एक बहुत ही बड़ा बूढ़ा पेड़ का तना है। मतलब एकदम सस्पेंस ला देता है चीजों में। सो उसका तरीका, राइट, उसका तरीका। सो हिज वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज मेड इवन नॉर्मल थिंग्स साउंड एक्साइटिंग। उसका जो तरीका था कहानी कहने का, वो कहीं ना कहीं मेड इवन नॉर्मल थिंग्स साउंड एक्साइटिंग, कि नॉर्मल चीजों को भी, वो नॉर्मल चीजें भी फिर एक्साइटिंग लगने लग जाती थी। ठीक है, थ्रू हिज इमेजिनेशन, उसके इमेजिनेशन के जरिए, बोथ ही एंड महेंद्र गॉट अ ब्रेक फ्रॉम डेली रूटीन। उसे और महेंद्र को कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिला उसके डेली रूटीन से। हिज स्टोरी टेलिंग गेव अ फन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ, और उसका स्टोरी टेलिंग ने ही, so that's why the escapism over here, the theme escapism, की उसका जो स्टोरी टेलिंग था gave a fun escape from real life। आ गया समझ में? मैं ही थी राक्षस, मैं ही थी। ठीक, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटो एंड नैरेटर्स ग्रैंडफादर, हाउ डज इट शेप द स्टोरी? सी 2 नंबर, अभी तुम्हारा बस चलेगा ना, मेरे क्लास के बच्चों का बस चलेगा, जो यहां बच्चे बैठे हैं उनका बस चलेगा ना इसमें पूरा। जैसे उसने बोला ना हाउ डज इट शेप द स्टोरी, बेटा मेरा सारा आंसर लिखाएगा। मैं जानती हूं मेरे बच्चों को, क्या अच्छा भाई पूरी मेरे को तो आती है, मैं क्या करता हूं सारी चिपका देता हूं। मैम आप बोली थी आप अपनी बेटी को बुलाएंगी,
अब वो नीचे खेल रहे, वो आगी ना, फिर वो मेरे को छोड़ के जाएगी नहीं और यहीं पे चिपकी रहेगी मेरी पैर पे पकड़े पकड़े, और फिर मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो ऐसे यहां से जीन्स पकड़ लेती है, पजामा पहना होता है पजामा, या कुर्ता पहना होता है तो कुर्ता पकड़ लेती है, एंड देन वो साथ 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 जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे, उसकी दादी जहां जहां जाती है पीछे पीछे, उसके पप्पा जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे, और ऐसे ऐसे करके बोलती है ऐसे। मैं बोलूंगी हाँ जी क्या हुआ, कहेगी उंगली दो उंगली, फिर उंगली पकड़ के लेके जाएगी मुझको, समझ रहे हो? तो यस, वो छोटू सी है, तो वो बुला लूंगी तो फिर जाएगी नहीं, शैतानी करेगी, हाँ चिल्लाने लग जाएगी, ठीक है? हाँ, किसी दिन ना, मतलब वैसे मैं एक सेशन लेके आऊंगी छोटा सा, जब हम आप और हम उससे ही बातें करेंगे फिर, ठीक है? फिर आप डिकोड करना वो क्या बोल रहे हैं। अभी वो 18 महीने की है, तो वो बोलना सीख रही है नया नया, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें बोलती है, जैसे मम्मा मम्मा चाय, और ऐसे बुला के बोलती है, इतनी प्यारी लगती है, मम्मा मम्मा। मैं बोल दूंगी हाँ हाँ जी चाय पीनी नहीं है उसको, बट उसको पता है ये चाय का टाइम है, तो चलो अभी चाय बनाते हैं ना। चलो आगे बढ़े बुलाएंगे हम, है ना? हाँ एक दिन बुलाएंगे पक्का, क्लास के एंड में बुलाते हैं, चलो ठीक है डन, क्लास के एंड में बुलाते हैं, पक्का से क्लास के एंड में बुलाते हैं मैं बोल देती हूँ, वो ला देंगे नीचे से, ठीक है उसको। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटो एंड द नैरेटर्स ग्रैंडफादर, हाउ डज इट शेप द स्टोरी। कि आप हमें बोला है कि हमें एनालाइज करना है टोटो और नैरेटर के ग्रैंडफादर के बीच का रिलेशनशिप, एंड हाउ डज इट शेप द स्टोरी, और कैसे वो चीज स्टोरी को शेप करती है। सो ग्रैंडफादर हैड अ स्पेशल लव फॉर एनिमल्स, इवन स्ट्रेंज वंस लाइक टोटो। कि ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, हैड अ स्पेशल लव फॉर एनिमल्स, उनको ना जानवरों से बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा प्यार था, ठीक है। इवन स्ट्रेंज वंस लाइक टोटो, जो स्ट्रेंज है ना टोटो जैसे, उनको भी प्यार करते थे वो। सो he brought Toto home without telling grandmother, वो टोटो को घर ले आए दादी माँ को बिना बताए। दो टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, हालांकि टोटो ने बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया। ग्रैंडफादर ऑलवेज डिफेंडेड हिम, ग्रैंडफादर ने हमेशा उसको डिफेंड किया कि देखो देखो कितना इंटेलिजेंट है ना, उसने उसकी सारी चीजें तोड़ फोड़ दी। बोले देखो देखो कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है इसके अंदर, है ना। सो देयर बॉन्ड एड्स फन। जैसे हमारी शक्ल चाहे कितनी ही गंदी क्यों ना हो, पर हमारी माँ को हम बहुत अच्छे लगते हैं, दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हम ही लगते हैं। तो वही क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो अभी यहाँ पे ग्रैंडफादर टोटो से भी बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी सारी शैतानियां उनको क्यूट लगती हैं, समझे। मेरी जब तक बेटी नहीं हुई थी तब तक मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे उनकी हरकतें इरिटेटिंग लगती थी, पर अब वही हरकतें मुझे अपनी बेटी की बहुत क्यूट लगती हैं। सो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि अब आप बच्चे से प्यार करते हो, आपकी जान बसती है उनमें, है ना, तो ऐसे बदल जाते हो आप। वेरी गुड। So, yes, their bond adds fun and laughter to the story and shows his soft heart. आगे बढ़ते हैं। What role does wisdom play in the story in the kingdom of fools? Explain. क्या रोल है wisdom का हमारी कहानी in the kingdom of fools में? एक्सप्लेन कीजिए। देखो, इन द स्टोरी फुलिश पीपल मेड सिली रूल्स, कहानी के अंदर बेवकूफ लोगों ने बेवकूफ रूल्स बनाए। बट व्हेन डेंजर केम, लेकिन जब खतरा आया, इट वॉज द वाइज गुरु हु सेव्ड द डिसिपल, वो समझदार गुरु ही थे जिन्होंने अपने चेले को बचाया। ही यूज्ड हिज क्लेवर थिंकिंग टू आउटस्मार्ट द किंग, उन्होंने अपना चालाक दिमाग यूज किया ताकि वो बेवकूफ बना सके राजा को। This shows that wisdom is more powerful than strength or position, especially in times of trouble. और ये दर्शाता है कि wisdom ज्यादा पावरफुल होता है स्ट्रेंथ या पोजीशन से, स्पेशली ट्रबल के टाइम पर। बोलते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा, बेशक आप कितने भी हट्टे कट्टे नहीं है, बट अगर आप दिमाग से, अकल बड़ी या भैंस वाली बात है ये। और मैंने सुना था कि ये कुछ और कहावत है, ये कुछ और कहावत है, ये अकल बड़ी या भैंस नहीं है इसकी जगह। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एक रील मैंने देखी थी और उसमें एक थे, उन्होंने हमें बताया था कि अकल बड़ी या भैंस नहीं है, वो हमने बना दिया है सुन के, बट देयर इज सम अदर वर्ड। कोई बता सकता है? लो बेटा, मैं साइड ही हो जाती हूं थोड़ा सा। कोई बता सकता है? बताओ 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 बताओ। कौन बताएगा? बोलो बोलो।
किसी को मालूम है क्या? अरे नहीं यार, कुछ और है, मैंने इसी का सुना था शायद, या किसी और का सुना था, फिर मैं तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। The concept of choice as highlighted in the road not taken and the idea of uprooting of the tree on killing a tree are irreversible actions. How do these acts symbolize deep life lessons? क्या सवाल पूछे हैं, देखो क्या सवाल पूछे, तुम पढ़ो एक बार, तुम एक बार क्वेश्चन रीड करो। ना 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 ना। अभी हमने ये पोम पढ़ी नहीं है, दूसरी वाली है ना, अभी हमने अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड तक ही पोम पढ़ी है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, लेकिन हमने द रोड नॉट टेकन पढ़ी है, ठीक है। तो अब देखो सवाल कैसा दिया जा रहा है आपको, कितना गहरा सवाल पूछा, बोले कि ना देखो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, द रोड नॉट टेकन में भी चॉइस का सवाल है, एंड द आइडिया ऑफ अपरूटिंग ऑफ द ट्री इन ऑन किलिंग अ ट्री आर इररिवर्सिबल एक्शन। ये दोनों ही, मतलब एक बार अगर पेड़ काट दिया तो मुझे ये बताओ क्या वो वापस हो सकता है एक्शन? नहीं हो सकता, दोनों ही। और एक बार अगर कोई रास्ता चुन लिया तो क्या वापस से वहीं पे आके दूसरे रास्ते पे जाया जा सकता है? नहीं, दोनों क्या है? इररिवर्सिबल एक्शंस है। हाउ डू दीज एक्ट्स सिंबलाइज डीप लाइफ लेसन? अब बेटा सीधा सवाल पूछ लिया कि बताओ ये दोनों चीजें क्या गहरा लेसन जो है जिंदगी का आपके सामने रखता है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें समरी नहीं आएगी, चैप्टर भी लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा तो भी हो सकता है जवाब ना दे पाओ। दैट्स व्हाई प्रैक्टिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चंस, सो दैट यू नो कि क्या थीम है चैप्टर का, किस रिगार्डिंग कैरेक्टर्स से रिलेट करके क्वेश्चंस को पूछ रहा है, दो चैप्टर्स को जोड़ के उनका थीम निकाल के आपसे लाइफ लेसन पूछ लिया है। अब देखो यार, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें अभी और नहीं बता सकती, है ना। अब मुझे लगता था ये आज का क्लास था ही इसीलिए, ये समझाने के लिए कि ये चीजें अगर मैं एंड में बताती, मैं बताती दिसंबर में, तुम बोलते मैडम पहले क्यों नहीं बताई। सारे साल मेहनत करते, ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते, है ना। हाँ, in the road not taken, the poet chooses a less traveled path, symbolizing life's tough decisions. कि भाई in the road not taken, the poet chooses a less traveled path, कि भाई poet जो है वो चुनता है एक less traveled path, symbolizing life's tough decisions. वो क्या symbolize करता है? जिंदगी के मुश्किल decisions को। Once chosen, that path changes his life forever. और एक बार उसने वो path चुन लिया, मैंने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना। एक मात्रा ही कितना फनी बना देती है, एक होता है चुनना, एक होता है चुनना। क्या हो जाता है मुझे चाय पी के? तुम लोग कभी कभी सोचते होंगे ना मैम को दौरे पड़ते हैं शायद, है ना, पागलपन के। His life forever, a reminder that some choices are irreversible, जो हमें ये बताता है कि भाई देखो कुछ चॉइसेस ना जिंदगी की इररिवर्सिबल होती है। सिमिलरली इन ऑन अ किलिंग अ ट्री वंस द ट्री इज अपरूटेड, इसी तरीके से ऑन किलिंग अ ट्री जो वो हमारी पोम है उसके अंदर भी एक बार अगर पेड़ को काट दिया गया, इट कैन नॉट सर्वाइव, तो भाई वो नहीं अब सर्वाइव कर सकता, राइट। सो द ट्रीज डीप रूट्स रिप्रेजेंट डीप इमोशंस, कि भाई जो ट्री की डीप रूट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डीप इमोशंस रिप्रेजेंट करती हैं। हैबिट्स, बिलीव्स एंड अपरूटिंग इट सिंबलाइजेस कंप्लीट चेंज और डिस्ट्रक्शन। कोई भी है वो चीज, वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि भाई देखो ये जिंदगी में एक बार जो डिसीजन ले लिया ना वो रिवर्सिबल नहीं है, देखो तो सही समझ के, सोच समझ के चुनो वरना सरवाइव नहीं कर पाओगे। बोथ पोएम्स टीच अस दैट चॉइसेस एंड एक्शंस वंस टेकन शेप आवर फ्यूचर, यही हमारा फ्यूचर बनाते हैं, एंड कैन नॉट ऑलवेज बी अनडन, हमेशा हम उनको अनडन नहीं कर सकते कि भाई चलो अनडू कर दिया, है ना। दे अर्ज अस टू थिंक डीपली, वो हमें दे अर्ज अस टू थिंक डीपली बिफोर डिसाइडिंग एंड रिमाइंड अस ऑफ द पावर ऑफ चेंज वेदर इट्स अ न्यू डायरेक्शन और अ कंप्लीट एंड। तो भाई हमें करना क्या चाहिए? बेसिकली हमें करना ये चाहिए कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उसके बाद हम याद कर लें इस बात को कि
जो भी डिसीजन हमने लिया है उससे बदलाव होगा, हम उसे बदलाव के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। और चाहे वो एक अब नया रास्ता हो या कंप्लीट एंड हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक, बढ़िया। ओके, Maji was being taught by a mechanical teacher. Would you like to be taught by a mechanical or a human teacher? Why? Explain with reference to the chapter The Fun They Had. Again, important chapter, The Fun They Had से काफी questions पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माजी जो है उसको पढ़ाया जा रहा था एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा। Would you like to be taught by a mechanical or a human teacher? आप चाहते हो मैकेनिकल या ह्यूमन टीचर आपको पढ़ाए? Why? क्यों? Explain with reference to the chapter The Fun They Had. और हमें एक्सप्लेन करना है चैप्टर द फन दे हैड के रेफरेंस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 सैंपल पेपर्स में देखा गया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा जो पेपर आता है वो सैंपल पेपर से आएगा या प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो सैंपल पेपर है ना, आप उससे ये देख सकते हैं कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरे क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, क्या लेवल होगा, किस जगह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या मैं ये बोल सकती हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये आइडिया आपको लग जाता है आपके सैंपल पेपर से, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हो सकता है जो रिपीट हो जाएं, वो प्रीवियस ईयर पेपर से काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हर बार जो एक सैंपल पेपर आता है वो ये बताने के लिए आता है कि देखो बेटा, हो सकता है अब की बार ये चेंजेस हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके से हो गया है, या पेपर का जो प्रॉपर पैटर्न होगा वो इस तरीके का होगा। ये आपको एक दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है या भाई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं। अब की बार के सैंपल पेपर ने भी यही बताया कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आने वाले भैया जी, क्वेश्चंस आने वाले हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्वेश्चंस आने वाले असर्शन रीजनिंग वाले, जो भी चीजें तुम्हें दी जाती है, जैसे मैं आज क्वेश्चंस करवा रही हूं, क्वेश्चंस आने वाले हैं ऐसे, ठीक है। सैंपल पेपर ये बताता है, ठीक है। आया समझ में? तो पेपर कहां से आता है? एनसीईआरटी से आता है, लेकिन पूछा कैसे जाएगा ये आइडिया आपको सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स से लग जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। Maji was being taught by a mechanical teacher. Would you like to be taught? I would prefer a human teacher because human teachers understand feelings, answer doubts better and can make learning more fun and interactive. अभी मैं प्रेफर करता हूं ह्यूमन टीचर, क्योंकि ह्यूमन टीचर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारे डाउट्स को बेटर आंसर कर पाते हैं और हमारी लर्निंग को ज्यादा फन और इंटरैक्टिव बना पाते हैं। माजी डिडंट एंजॉय लर्निंग फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। माजी को जो है वो बेसिकली मजा नहीं आ रहा था मैकेनिकल टीचर से पढ़कर। शी फाउंड इट बोरिंग एंड मिस्ड द रियल क्लासरूम, और वो उसको बहुत ही बोरिंग लग रहा था, है ना, और वो रियल क्लासरूम को मिस कर रही थी। जब उसे पता चला कि आज से इतना टाइम पहले इस तरीके के क्लासरूम्स होते थे जहां सब बच्चे एक साथ जाके पढ़ते थे, राइट। सो शोइंग हाउ इंपॉर्टेंट पर्सनल कनेक्शन इज इन एजुकेशन, ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल कनेक्शन। आज आप और हम कितना दूर है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ गया है टीचर और बच्चे के रिलेशनशिप में। अगर आप सभी बच्चे जितने भी यहां पर हैं, श्रेया, योजित, स्टडी, अथर्व, अनिरुद्ध, सेजल, जायलम, ये सब यहां पर मेरे सामने मेरे यहां पे क्लासरूम में बैठे होते हैं, कितना मजा आता अभी हम लोगों को, कितना मजा आता। कोई भी हम चैप्टर पढ़ते, कितने अलग अलग टाइप के डाउट्स आते, है ना। मेरी बेटी भी यहीं खेल रही होती, आप लोगों से मस्ती मजाक कर रही होती, अलग तरीके का एक इंटरैक्शन, एक कनेक्शन हम लोगों में बन जाता। तो अगर आप उदास होते तो मैं भी उदास होती, अगर मैं उदास होती तो शायद आप भी उदास होते, अगर आप परेशान होते, अगर आपको स्ट्रेस होता, अगर आपको डाउट्स होते, तो वो सब चीजें हम रिलेट कर पाते, हम साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद कर पाते। ना कि ऐसा होता कि सिर्फ क्लास खत्म तो तू कौन मैं कौन, मुझे नहीं पता, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कौन, हमें नहीं पता। सो ये एक दूरी आ गई है, और यही रीजन है कि आजकल बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वो कहां, मतलब क्या ही कर लेगा कोई, मैं कुछ भी बोल दूंगा यहां पर कमेंट्स में तो कोई क्या ही कर लेगा, राइट। तो क्लासरूम में अगर होते हैं बच्चों तो जल्दी से हिम्मत नहीं होती। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है। आगे बढ़ते हैं। What does the poet mean when he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart? Elaborate with reference to the poem Rain on the Roof. क्या मतलब है इसका? जल्दी से बताइए क्या मतलब है इसका। हाँ, क्या डाउट है रिपोर्टेड स्पीच में, बताओ।
मैम बेटी को बुला लो। हाय हाय, मुझसे ज्यादा मेरी बेटी फेमस हो रही है। जस्ट अ मिनट, मैं कॉल करूं, फिर 1 सेकंड रुकना। हाँ, ला रहे हैं उसको। चलो, what does the poet mean when he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart? Elaborate with reference to poem Rain on the Roof. ठीक है, रेन ऑन द रूफ पोम के अकॉर्डिंग बताना है। द पोइट मीन्स दैट द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज। पोइट कहते हैं कि वो जो बारिश के रूफ पर गिरने की आवाज है ना, उससे बहुत सारी प्यारी प्यारी जो है यादें वो ताजा हो गई हैं। ला रहे हैं ठीक है। ईच ड्रॉप रिमाइंड्स हिम ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। हर एक जो ड्रॉप है वो याद दिलाता है उन हैप्पी मोमेंट्स की, स्पेशली विद हिज मदर, खास तौर पे उनकी मां के साथ। द जेंटल रेन मेक्स हिम फील पीसफुल। ये जो जेंटल रेन है ये उनको कहीं ना कहीं पीसफुल फील कराते हैं, इमोशनल, एज इफ द हार्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू द रेन्स म्यूजिक। जैसे कि जो बारिश का म्यूजिक है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? वैसे बारिश का म्यूजिक मतलब दिल रिस्पॉन्ड कर रहा है बारिश के म्यूजिक की तरफ। वो बारिश की जो गिरने की आवाज है तो दिल जो है वो अलग अलग मेमोरीज उसे याद आ रही है, एंड इट इज यू नो सच अ ग्रेट फीलिंग। नहीं मेरे मैम आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैडम को आएंगी, नीचे होंगी, खेल रही होंगी, कुछ कर रही होंगी। Santosh and Maria both were very unconventional women who rose to fame with their hard work and determination. Comment on the statement with reference to the chapter Reach for the Top. संतोष और मारिया जो है वो दोनों ही unconventional women हैं who rose to fame, जिनको इतना ज्यादा फेम मिला with their hard work and determination, उनके hard work और उनके determination से, right? Comment on this statement with reference to the chapter Reach for the Top. अब हमें इस चीज के ऊपर कमेंट करना है, किस रेफरेंस में? रीच फॉर द टॉप चैप्टर के रेफरेंस से, ठीक है। संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा ब्रोक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस। दोनों ने ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा। संतोष चोज माउंटेनियरिंग डिस्पाइट सोसाइटीज रेजिस्टेंस। संतोष ने क्या चुना? माउंटेनियरिंग चुना, while Maria faced loneliness and strict training in a foreign land. जब मारिया को भी क्या करवाया गया? माँ बाप से दूर कर दिया गया। पापा सारा दिन कमाते थे, माँ से दूर रहती थी, वहां पे ट्रेनिंग करती थी बहुत छोटी उम्र में, राइट? बोथ गर्ल्स अचीव्ड सक्सेस थ्रू स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोनों ही लड़कियों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर से ये चीजें अचीव करी थी। करेज एंड हार्ड वर्क शोइंग दैट डिटर्मिनेशन लीड्स टू ग्रेटनेस। ये दिखाते हुए कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ता जो है वो ही आपको महान बनाती है। इन द पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द ओल्ड वुमन इग्नाइट्स द फरी ऑफ द सेंट। What repercussions did she have to face and why? Elaborate. अब अभी ये जो हमारी चैप्टर थी लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, हमने देखा कि वो बूढ़ी महिला पागल कर देती है संत को, है ना? वो कहती है कि भाई मैं तो नहीं दे रही, तो उनको गुस्सा आ जाता है, बोले कितनी लालची है यार तू, हाँ? What repercussions? तो उसका क्या नतीजा निकलता है फिर, एंड इलेबोरेट करना, और क्यों वो हमें बताना है। द ओल्ड वुमन वाज सेल्फिश एंड रिफ्यूज्ड। आ गई। दिख गई भाई, दिख गई। हेलो बोलो, हाय बोल दो, हाय। राम राम बोल दो, हाथ जोड़ के बोल दो राम राम। जल्दी से बोल दो, वहां पे है, वहां पे। अच्छे बोल दो राम राम, बोल दो, फिर बुआ लेके जाएगी। बोल दो जल्दी से, बोल नाम नाम। हेलो बोल दिया, ठीक है। बाय बोल दो, अब बाय, मैं जा रही हूँ। बोल दो मैं जा रही हूँ। बोल दो बाय बाय। पढ़ लो, अच्छा कर दो। ओहो, बच, ठीक है, बाय।
सब करके दिखा देगी। देख लिया? हो गया बच्चा? बच्चा बच्चा दिखा दो मैम, बच्चा दिखा दो। देख लिया बच्चा? चोदू चोदू बेबी। दिख गई भाई, दिख गई। हेलो बोलो। सब कर दिया आज तो, सब कर दिया। हाय कर दिया। रावर जल्दी से मानती नहीं है करने के लिए, है ना? हेलो बोल दिया, ठीक है, बाय बोल दो। मैं जा रही हूँ। मतलब किस तरीके के लोग हो आप, इसीलिए बच्चों को हम लोग यूजुअली दूर रखते हैं। मैं तो यूजुअली नहीं दिखाती कि अरे बच्चा बच्ची बड़े होकर मम्मी जैसे मत बनना प्लीज़, सीरियसली। मतलब आप किसी के बच्चे को मतलब ऐसे बोलोगे, है ना? मतलब आपको आके कोई ऐसे बोले कि बेटा बड़े होकर अपने पापा जैसे मत बनना, उसके पापा को, मतलब आपके पापा के सामने बोले आपको क्या बड़े होकर अपने पापा के जैसे मत बनना। नाइस, आई लाइक इट, नाइस। ओके, नाम है तेजश्री। चलिए, शी नाउ हैज टू सर्च फॉर फूड इन द फॉरेस्ट सिंबलाइजिंग हाउ ग्रीड कैन लीड टू लॉस एंड सफरिंग। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई शी नाउ हैज टू सर्च फॉर फूड। अब उसको क्या करना पड़ा? खाना ढूंढना पड़ा फॉरेस्ट के अंदर। सिंबलाइजिंग, ये सिंबलाइज करते हैं हाउ ग्रीड कैन लीड टू लॉस एंड सफरिंग, कि कैसे जो लालच है वो एक बुरी बला है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या मतलब, मुझे ऐसा लगा कि अच्छी नहीं हूं मैं, बुरी हूं। हाँ, क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? ऐसे नहीं बोलते। अगेन अगेन नहीं होता। ठीक है जाइलम, ठीक है, मुझे ऐसा लगा तो मैं ऐसे पता नहीं किसी और वे में बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, लेट इट बी। मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता, इट्स फाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, केजिया was a very timid girl. Family plays a crucial role in shaping up the personality of a child. Explain with reference to the little girl as to why Kezia was a timid girl. ठीक है, वापस नहीं ला सकते हम। जालमा, तुम्हारा असली नाम क्या है? तो तुम लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हो ना क्लास के लिए, भाई सीरियसली। हाँ, अरे कुछ नहीं। जाइलम, नाम क्या है तुम्हारा? ये पूछ रही हूं मैं, नाम तो बता दो। नहीं, अब वो गई नीचे, बार बार नहीं ला सकते ना बेटा। Kezia was a very timid girl. Family plays a crucial role in shaping up the personality of a child. Explain with reference to the little girl as to why Kezia was a timid girl. चलो देखते हैं। Kezia was scared of her father because he was strict, didn't talk lovingly and scolded her often. केजिया जो है वो डरती थी अपने पिता से क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बात नहीं करते थे प्यार से, एंड स्कोल्डेड हर ऑफन, और अक्सर उसे डांटते थे। हर फैमिली डिडंट अंडरस्टैंड हर इमोशंस, उनकी जो फैमिली थी वो उनके इमोशंस को नहीं समझती थी। दिस लैक ऑफ वार्मथ मेड हर फील नर्वस, और यही जो प्यार की कमी थी उसकी वजह से वो नर्वस फील करती थी। चिल्ड्रन नीड केयर एंड काइंडनेस टू ग्रो अप कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका हैप्पी हो, अगर बच्चा आपका कॉन्फिडेंट हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यार, केयर, काइंडनेस। ठीक है, अदरवाइज बच्चे के अंदर अलग ही डर होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट लीफ से देख लो, दूसरा सवाल है ना? तो बार बार सैंपल पेपर्स में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो चैप्टर वो वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, द बेगर भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए। जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनके स्क्रीनशॉट मैं दे रही हूं आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो।
ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अ हाउस इज नॉट अ होम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही तो दो दो तीन तीन चैप्टर जो हैं वो बाकी है। जैसे हमने द हैप्पी प्रिंस, 3 चैप्टर्स आपके मोमेंट्स के बाकी है और 2 चैप्टर आपके बिहाइव के बाकी हैं और 3 पोम्स आपकी वैसे बाकी है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है वो हम लास्ट लीफ ही करेंगे। ठीक है, और यस, इस तरीके से हम धीरे धीरे कोर्स खत्म कर देंगे। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है अ हाउस इज नॉट अ होम से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउस इज नॉट अ होम, जस्टिफाई द एप्टनेस ऑफ द टाइटल विद रेफरेंस टू एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। चलो, ये अगेन क्वेश्चन आया द फन दे हैड से। माजी हैड नेवर स्टडीड इन अ रेगुलर स्कूल बट शी गॉट टू नो अबाउट द ट्रेडिशनल स्कूल। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। माजी जो है वो कभी भी नहीं पढ़ी किसी भी रेगुलर स्कूल में, बट शी गॉट टू नो अबाउट ट्रेडिशनल स्कूल, लेकिन उसको पता चला ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे हमें कमेंट करना है। देखो, मार्जी रेड अबाउट ट्रेडिशनल स्कूल्स इन टॉमीज बुक। मार्जी ने पढ़ा ट्रेडिशनल स्कूल्स के बारे में टॉमी की किताब में। शी लर्न दैट स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन अ क्लासरूम एंड वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। शी लर्न दैट, उसे पता चला दैट स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट इन क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में बैठा करते थे, एंड वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, और ह्यूमन टीचर्स जो है उन्हें पढ़ाया करते थे। She found the idea strange but exciting. उसको वो आइडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा बट एक्साइटिंग भी बहुत लगा, and wished she could experience such fun learning unlike her boring mechanical classes. और उसने ये, उसके दिमाग में ये उम्मीद जगी that she could experience such fun, कि काश वो भी ऐसा कुछ मजे जो है कर पाती लर्निंग अनलाइक अ बोरिंग मैकेनिकल स्कूल, जैसे वो अभी इस मैकेनिकल स्कूल में नहीं कर पाती है, वो बहुत ही ज्यादा उसको बोरिंग लगती है। ठीक है, very nice. Kezia did not have a loving relationship with her father. She always felt scared of him. Justify this taking example from the chapter The Little Girl. Again, the most important chapter, one of the most important chapter. Kezia feared her father because she was strict, scolded her and never spoke kindly. ठीक है, she stammered in front of him. वो हकलाती थी अपने पापा के आगे। When she tore his papers by mistake, जब उसने गलती से अपने पापा के वो पेपर्स जो है फाड़ दिए थे, he punished her harshly, बहुत पनिश किया। This created more fear than love, और इस चीज ने और ज्यादा फियर क्रिएट कर दिया प्यार के कंपैरिजन में उसके दिल में उनके प्रति। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। हमें ब्लिस वाली फीलिंग जो है वो डिस्क्राइब करनी है पोएट के अकॉर्डिंग रेन ऑन द रूफ पोएम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएट फील्स ब्लिसफुल व्हेन लाइंग ऑन हिज बेड। पोएट जो है बहुत ही खुश फील करते हैं, ब्लिसफुल फील करते हैं जब वो अपने बेड पे लेटे होते हैं। लिसनिंग टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ म्यूजिक रेन ऑन द रूफ, जब वो हल्की हल्की बारिश की आवाज गिरने की, मतलब बारिश के गिरने की आवाज सुनते हैं। इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हिज लविंग मदर, और ये चीज उनको याद दिलाती है उनकी लविंग मदर की, उनके चाइल्डहुड की। ब्रिंगिंग स्वीट मेमोरीज, द रेन फिल्स हिज हार्ट विद पीस एंड जॉय, और ये जो बारिश है ये उनके दिल को कहीं ना कहीं भर देती है पीस और जॉय से। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। जो विंड का सेंट्रल आइडिया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब सेंट्रल आइडिया का भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। क्या था विंड का सेंट्रल आइडिया? द पोएम विंड टीचेस दैट विंड इज लाइक अ चैलेंज इन लाइफ। क्या है ये? एक चैलेंज है जिंदगी का। इट ओनली हेल्प्स द स्ट्रॉन्ग एंड डिस्ट्रॉयज द वीक। ये केवल स्ट्रॉन्ग लोगों की मदद करता है और वीक को डिस्ट्रॉय करता है। द पोएट सेज वी मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू फेस डिफिकल्टीज, कि हम डिफिकल्टीज फेस कर सके। जस्ट लाइक वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस टू रेजिस्ट द विंड। जैसे हम पक्के घर बनाते हैं, क्या बोलते हैं? घर बहुत मजबूत होना चाहिए, सालों साल चलना चाहिए। कच्चा घर बनाओगे तो जल्दी टूट जाएगा। वैसे ही अगर दिल कच्चा होगा, दिमाग कच्चा होगा तो जल्दी हार मान जाओगे, कोई भी तुम्हें आके तोड़कर जा सकता है। और ये पॉइंट तो ऐसा है, जब तुम्हें डटकर खड़े रहना है अपने आप से भी। बहुत सी चीजें ना हम लोग खुद ही नहीं कर पाते, किसी और के डर से नहीं, पर हमारे अंदर ही एक अलग तरीके का डर होता है। ठीक है, तो बहुत सी बार हमें दुनिया से नहीं अपने अंदर के डर से ही लड़ना होता है, और उसके लिए हमारा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज मैं आप सभी से चाहती हूं कि लाइफ के अंदर अभी बहुत सारे आप लोगों को डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और हो सकता है वो डिसीजंस बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बट बच्चों अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरा आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, और जो आप करना चाहते हो उसको डेडिकेशन के साथ 200% करो। 100% आप लोगों को मतलब सक्सेस मिलेगा। राइट बहुत 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 ही टैलेंटेड बच्चे हो आप, समझ रहे हो? यस
मैम मजा नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो डांस वांस चल रहा है ना, बहुत मस्ती चल रही है यहाँ तो। जब कभी सीरियस पढ़ाई हो रही होती है पढ़ भी लेना चाहिए, मजा चाहिए ऑल टाइम, फन चलता है क्या बोल बोल के मेरा एक तो जुबान एकदम हो जाता है। मैम कितनी देर और लगेगी थोड़ी सी देर और लगेगी, बस ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चंस और बाकी है, लिख ले जाओ। मेंशन द क्वालिटीज दैट कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ हिज पेरेंट्स माय चाइल्डहुड। कलाम जी ने जो क्वालिटीज अपने मम्मी पापा से ली वो हमें बतानी है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फ्रॉम हिज फादर कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी, अपने पापा से कलाम जी ने ली ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। वहीं पर फ्रॉम हिज मदर, अपनी मदर से ही गॉट काइंडनेस एंड डीप फेथ इन गुडनेस। काइंडनेस और डीप फेथ इन गुडनेस, ये वाली क्वालिटीज उन्हें मदर से मिली। दीज वैल्यूज शेप्ड हिज पर्सनैलिटी एंड हेल्प्ड हिम बिकम अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग मैन थ्रू आउट हिज लाइफ। और इसी ने उनकी पर्सनैलिटी चेंज की और वो एक हम्बल और हार्ड वर्किंग इंसान बने। ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने हमेशा मेहनत की, सिंपल रहे, काइंड रहे टुवर्ड्स अदर पीपल एंड मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। The disciple decided to stay in the kingdom of fools while Guru left. Give reasons. क्यों चला गया था? गुरुजी चले गए थे, चेला वहीं रह गया था खाने के लिए। मतलब भूख ऐसी चीज है ना, मोमोज के चक्कर में सोचा यहाँ सस्ते मोमो मिलते हैं, मैं यहीं रह जाता हूं। The disciple stayed because he was tempted by cheap food and comfort. राइट, कि चीप फूड और कंफर्ट जो है उससे वो काफी टेम्प्ट हो गया था कि कितना बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे, कितना आराम है, पागल लोगों की दुनिया है यहाँ पे। ही इग्नोर्ड हिज गुरुज वार्निंग। उसके गुरु ने बोला भाई देख पागल लोगों की दुनिया है, जो दिन को रात, रात को दिन कह रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिस फुलिश डिसीजन पुट हिज लाइफ इन डेंजर लेटर, और इसी फुलिश डिसीजन ने उनकी लाइफ को डेंजर में डाल दिया था बाद में। प्रूविंग द गुरु वाज वाइज इन लिविंग द स्ट्रेंज एंड अनप्रेडिक्टेबल किंगडम, और यही चीज बताती है कि गुरु बहुत ही समझदार था कि वो छोड़कर चला गया है ना उसी टाइम पे उस स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल किंगडम को। वेरी गुड। अभी वर्षा मैम का क्लास है क्या? बंद करना पड़ी क्या आपकी क्लास? देख लेती हूं मैं। 16:30 कितना होता है? 4:30? तो 4 तारीख का क्लास है। अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे कोई क्लास। आज 2 तारीख है ना। हाँ, मेरा ही क्लास चल रहा है अभी, और कोई क्लास मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो अभी है तो हाँ चलो जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्रास क्वार्टर, हाउ इलैबोरेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ईश्वरन कैसे जो है टीवी से भी बढ़िया काम कर रहा था महेंद्र के क्वार्टर में। ईश्वरन वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर था। एवरी इवनिंग ही नरेटेड एक्साइटिंग एंड ड्रामेटिक स्टोरीज, हर शाम बढ़िया एक्साइटिंग और ड्रामेटिक स्टोरीज बताता था। filled with ghost animals and suspense, जो कि ghost animals और suspense से भरी हुई थी। His storytelling was so vivid and lively, उसकी जो story telling थी वो इतनी vivid और इतनी lively थी that महेंद्र never missed having a TV, कि उसको कभी याद ही नहीं आया, बोले कभी टीवी होना भी चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ईश्वरन tales became his main source of entertainment, और ईश्वरन का ये स्टोरी टेलिंग जो है वो ही उसका मेन सोर्स बन गया था एंटरटेनमेंट का। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये करवाया नहीं है मैंने। हाउ डिड ओल्गा's ट्रीटमेंट ऑफ लश्कोफ ब्रिंग अ लाइफ ऑल्टरिंग चेंज इन द लेटर, एक्सप्लेन। इसका आंसर भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये थे हमारे आज के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। And bye bye everyone, take care, all the best.